नमस्कार बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम उद्देशिका को ध्यान से पढ़ेंगे। 2-3 मिनट जो भी लगेगा, हम सबसे पहले उद्देशिका को ही समझेंगे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रस्तावना संविधान का प्रस्ताविक वक्तव्य है, जो संविधान के उद्देश्य, मूल आदर्श और आत्मा को बताती है। यह संविधान की आत्मा भी कहलाती है। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा कहलाती है। बच्चों, देखेंगे सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये जो हम भारत के लोग और भारत को, मतलब अगर हम देखेंगे तो पूरे प्रस्तावना में ये भारत शब्द जो है ये 2 ही बार प्रयोग किया गया है, तीसरी बार नहीं प्रयोग किया गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बार प्रयोग किया गया है। बच्चों, देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसका मतलब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। इसको जानना, हमें ये 5 शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है भारत किसी अन्य देश के नियंत्रण में नहीं है। मतलब वो अपना काम स्वयं करेगी, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक हो। वो दोनों काम दोनों स्तर पर स्वयं करेगी, स्वयं ही इसका निर्णय लेगा। और समाजवादी, समाजवादी शब्द का मतलब है संसाधनों का समान वितरण, धनी गरीब के बीच असमानता कम करना। समाजवाद का मतलब यही होता है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों के बीच का असमानता को कम करना, दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। राज्य का कल्याणकारी रूप है समाजवादी। और तीसरा हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। कोई राज्य धर्म नहीं है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता समान ही देता है। मतलब अगर देखा जाए हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सभी प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सबको समानता से ही रखा गया है। ये नहीं है कि एक ही धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के हैं, सभी धर्म के लोग हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, अगर हम डिटेल से देखें, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। नागरिकों को चुनाव करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति समानता का अधिकार है। जब हम मतदान का अधिकार अगर हम देखें, 18 साल के जैसे हम पूरे हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार है। गणराज्य, गणराज्य शब्द का मतलब होता है राष्ट्र प्रमुख, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुना जाता है। कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो, न कोई वंशानुगत नहीं होता कि नहीं इस बार है तो अगली बार भी वही रहेंगे, फिर उनका मतलब उनका वंशानुगत हिसाब से चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर से दोबारा चुनाव होगा, 5 साल के लिए फिर चुने जाएंगे और इसके बाद फिर से वोट पड़ेगा और इसके बाद फिर वो 5 साल तक ही शासन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, न्याय की बात करते हैं। न्याय, न्याय जो है, न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा समाज में, कि मतलब ये इस जात के हैं, ये नीचे कास्ट के हैं या नीचे धर्म के हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा शब्द है आर्थिक न्याय, समान अवसर, गरीबी कम करना। मतलब आर्थिक न्याय में समान अवसर की बात की गई है और गरीबी कम करने की बात की गई है। राजनैतिक न्याय तीसरा है, तीसरा शब्द, सभी को राजनीतिक अधिकार है। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
इसके बाद हम देखेंगे समानता। समता मतलब समानता। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, मतलब समान अवसर, कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे, भेदभाव के बिना अधिकार रहेगा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब होता है भाईचारा। सभी सभी में भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा रहेगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता रहेगी। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को उद्देशिका का पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आई होप, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज की भूमिका या शुरुआत में दिया गया परिचय। आसान भाषा में अगर हम समझे, जैसे किसी किताब के शुरू में उसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन होती है कि किताब किस बारे में है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि भारत का संविधान किस आदर्श, सोच और उद्देश्य पर आधारित है। बच्चों, आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना का विचार आया कहाँ से, उसकी भाषा कहाँ से ली गई थी, प्रस्तावना की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं विचार। विचार जो है प्रस्तावना की, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की उत्पत्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसमें यानी पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। सॉरी, परिचय परिचय पत्र की संज्ञा दिए थे। आगे हम देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया। और कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे देखेंगे कौन से ऐसे 3 शब्द थे जो प्रस्तावना में सबसे बाद में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। तो नोट पॉइंट में प्रस्तावना में देखेंगे, नोट पॉइंट में कि मतलब कितने प्रकार के न्याय की वर्णन किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना। बच्चों हम देखेंगे संशोधनीय है या नहीं, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। तो बेरोबारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। फिर आए उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में उन्होंने कहा प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आए। अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय में या संबोधित, सॉरी ये शब्द गलत हो गया है, विषय में नहीं कर सकते। यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक थी, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।